जय जय भारत साथियों, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के साथ टी वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हम सेशन जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है गोंड राजवंश है, जिसमें हम जो है पेपर जीएस जो हमारा पेपर फर्स्ट है मेंस वाला, जिसमें हम यूनिट 2 में हम इसको डिस्कस कर रहे थे। और जो कंटिन्यू जो हमने कच्छप घात वंश के बारे में डिस्कस यहाँ पे किया था, और अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं गोंड राजवंश। तो गोंड राजवंश की अगर बात हम करें, जिससे गड़ा और गड़ा कटंगा या गड़ा जो है मंडलाप इसको कहा जाता है। और अगर बात हम करें तो 275 वर्ष के जो है इतिहास में इसका पूरा एक इतिहास रहा है 275 वर्षों का। और 14वीं से लगाकर जो 16वीं सदी के मध्य में जो है विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में जो है ये राज्य जो है तीन जो है यूँ कहें कि भाग के रूप में ये विकसित हुआ है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो गड़ा की अगर बात हम करें तो 15वीं सदी में जो है के अंतिम चरण में जो है जबलपुर क्षेत्र में ये राज्य विकसित हुआ है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो अगर देवगढ़ की अगर बात हम करें तो देवगढ़ जो है सिवनी व छिंदवाड़ा के आसपास जो इसका क्या क्षेत्र देवगढ़ के गोंड वंश का यहाँ पर क्षेत्र रहा है। फिर आता है खेरला। तो खेरला जो है वर्तमान जो है बैतूल के अंतर्गत जो है खेरला का भी यहाँ पे गोंड वंश का यहाँ पर जो स्थापत्य या जो है इसका क्षेत्र यहाँ पर रहा है। गोंड वंश की अगर बात हम करें तो रामायण काल में जो है दंडकारण्य जो क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत जो है इसमें शामिल यहाँ पर, यानी कि इनका गोंड वंश का जो है यहाँ पर इनका निवास क्षेत्र यहाँ पर रहा है रामायणकालीन संदर्भ में अगर देखा जाए तो। अब गोंड वंश के राजनीतिक सत्ता की अगर बात हम करें तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें तीन वर्ण के रूप में या तीन सूची के रूप में मिलता है, जिसमें प्रथम जो आता है रामनगर के संस्कृत लेख, जिसमें यादव राज से लगाकर हृदय शाह तक जो है इसके 54 शासकों का यहाँ पर जो है उल्लेख किया गया है। और 1667 में इस रामनगर को उत्कीर्ण किसने करवाया था? वो करवाया था हृदय शाह ने करवाया था 1667 ईस्वी के उत्कीर्ण लेख में जो है रामनगर लेख में जो है यहाँ पर इसके राजनीतिक सत्ता की हमें प्रथम जो है सूची की जानकारी मिलती है, जिसमें 54 शासकों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। सेकंड जो हमें विवरण जो मिलता है वो मिलता है कर्नल जो है स्लेमन है, उन्होंने जो है एक कर्नल स्लेमन ने जो है एक विवरण प्रस्तुत किया है। यादव राज से लगाकर जो सुमेर शाह तक जो शासक रहे हैं गोंड वंश के, उनका इन्होंने एक विवरण दिया है। एक 18वीं सदी में जो है एक संस्कृत एक श्लोक जो है संग्रह आता है, तो गणेश नृपमंडलम। इसमें क्या होता है कि तकरीबन 54 श्लोकों में क्या है कि 54 श्लोकों में इसमें 63 जो है गोंड वंश के शासकों का यहाँ पर क्या है इसमें उल्लेख यहाँ पर हमें मिलता है। साथ ही साथ एक रामनगर लेख है, जिसमें गोरक्षदास से लगाकर जो खरजी जो शासक गोरक्षदास से लगाकर खरजी शासक तक का जो इसमें यहाँ पर शासकों का उल्लेख किया गया, जो 13वीं सदी में जो लगभग यूँ कहें कि कल्चरियों के जो है अधीन जो है सामंत के रूप में ये रहे हैं। अब जो हम देखें गोंड वंश की जो है स्थापना किस प्रकार से यहाँ पर होती है। अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं गोंड वंश की स्थापना की जो एक पृष्ठभूमि की अगर बात हम करें तो गोंड वंश की जो स्थापना होती है वो सहल गांव निवासी जो है ज्योत सिंह पटेल के जो पुत्र रहे हैं यादव राय, यानी कि ये यादव राय कहाँ के रहे हैं? सहल गांव के निवासी, सहल गांव के निवासी जो है ज्योत सिंह पटेल इनके पुत्र के रूप में जो है यादव राय ने जो है 1328 से 1440 ईस्वी के मध्य में जो है गोंड वंश की स्थापना जो है यहाँ पर की है। और इसकी जो पुष्टि होती है रामनगर के शिलालेख और गणेश नृपमंडलम जो है संस्कृत श्लोक संग्रह से इसकी पुष्टि हमें मिलती है। और 1400 जो है ईस्वी में जो है ये दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है इसका क्या है कि इस वंश की जो है स्थापना यहाँ पर नींव रखी गई। अगर हम देखें तो एक किंवदंती ये भी होती है कि जो माँ नर्मदा की जो है प्रेरणा से या इनको स्वप्न में जो है आदेशित किया गया था, तो इन्होंने जो है यादव राय ने किसकी सहायता से, यादव राय ने जो एक ब्राह्मण संत होते हैं इनके जो रामनगर के ब्राह्मण संत थे, रामनगर के ब्राह्मण संत से यानी कि जो है सर्वे पाठक के साथ में इन्होंने जो है इस वंश की जो है स्थापना यहाँ पर की है। ये ऐसा एक किंवदंती भी यहाँ पर होती है। लेकिन जो है संस्थापक ये जो रहे यादव राय रहे हैं वो 1328 से 1440 के मध्य में
जो है इन्होंने स्थापना की है। और रामनगर शिलालेख और गणेश नृप वर्णम जो है संस्कृत श्लोक में इस बात की जो है यहाँ पर पुष्टि की गई है कि जो है सेहलगांव निवासी जोशी पटेल के जो पुत्र रहे यादव राय के द्वारा जो है गुणवंश की स्थापना यहाँ पर की जाती है। अब देख रहे हैं हम गुण शासकों का यहाँ पे अगर उत्तराधिकारी का अगर क्रम देखा जाए, जिसमें सबसे पहले आते हैं यादव राय, फिर आते हैं खरजी, फिर गोरक्षदास, फिर सुगनदास, फिर अर्जुन दास, फिर आमनदास या संग्राम शाह या संग्राम सिंह, फिर आते हैं दलपत शाह और वीरांगना जो है दुर्गावती, है ना। अगर हम देखें तो गौड़ शासकों के जो क्रम में यादव राय की अगर बात हम करें, जिनका जन्म जो हुआ था वह सेहलगांव निवासी जोशी पटेल के यहाँ पर जो है हुआ था, और गोदावरी नदी के तट पर जो है इनका जन्म यहाँ पर होता है, और इनके पिता हैं जोशी पटेल रहे हैं। अगर हम देखें तो जो यादव राय रहे इन्होंने जो है लांजी यानी कि जो बालाघाट है वहाँ के जो हेहई वंशीय जो शासक रहे उनके यहाँ पर नौकरी प्रारंभ की। तत्पश्चात जो है माँ नर्मदा की प्रेरणा से जो है इन्होंने जो वहाँ के जो गढ़ा के जो राजा रहे हैं रत्नावली, उनकी जो पुत्री रही रत्नावली, उससे जो है विवाह करके इन्होंने जो कालांतर में जो है गढ़ा वंश की यहाँ पर स्थापना इनके द्वारा यहाँ पर की जाती है। किसके द्वारा? यादव राय के द्वारा। और अगर हम देखें तो एक अभिलेख जो आता है वो आता है गणेश नृप वर्णम जो संस्कृत जो है श्लोक संग्रह आता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो यादव राय हैं वो नागवंशी कछुआ इनको माना गया है। साथ ही साथ एक आती है अबुल फजल की, जो एक आती है अकबरनामा। अकबरनामा में जो है यूँ कहा गया है कि अकबरनामा में जो है इनका जो उत्तराधिकारी जो है रहा है यादव राय का, वो रहा है खरजी। खरजी जो है वो रहा है उत्तराधिकारी किसका? वो है यादव राय का उत्तराधिकारी रहा है। और उसके बाद जो है इनका क्रम जो रहा है फिर गोरक्षदास, सुगनदास, अर्जुनदास, आमनदास, और ये जो है यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर इनका जो उत्तराधिकारी का यहाँ पर क्रम चला है। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे वो हम देखेंगे खरजी का जो है गौड़ वंश में क्या इनका एक इतिहास रहा है। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर खरजी और गोरक्षदास से संबंधित जो है क्या यहाँ पे विवरण यहाँ पर मिलता है। तो खरजी की अगर बात हम करें, जिसका जो कालक्रम रहा है वो है 1440 से 1460 ईस्वी के मध्य में जो इनका कालक्रम यहाँ पर रहता है। और 1440 में जो इन्होंने यहाँ पर ये शासक बने थे किसके? गढ़ा राज्य के। ये कहा गया है अकबरनामा में। अकबरनामा में जो है कहा गया है कि लगभग 1440 में इन्होंने जो है शासन का संचालन किया, और संगठित सेना का जो है नेतृत्व यहाँ पर इन्होंने जो गठन है जो है राज्य के उत्कृष्ट में यहाँ पर इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। साथ ही साथ जो है फिर आते हैं गोरक्षदास। गोरक्षदास की अगर बात हम जो खरजी के उत्तराधिकारी के रूप में जो है गढ़ा जो है वंश में कालक्रम जो रहा है इनका 1460 से 1480 ईस्वी के मध्य में कालक्रम रहा है, और इनका उल्लेख जो है अकबरनामा में किया गया है। और इनके कालक्रम की घटना होती है, एक होती है 1468 में, जिसमें महमूद शाह जो रहे हैं जो मालवा के सुल्तान हैं। कौन है ये? मालवा सुल्तान, जिन्होंने आक्रमण के लिए अपने दो जो हैं सिपाही सलाहदारों को, एक तो शेर खान व फतेह खान को, इन्होंने क्या है कि करहड़ा व जो गढ़ा हैं जो किले रहे इन पर जो है जो गढ़ा राज्य में इनको आक्रमण के लिए यहाँ पर जो है भेजा गया था, जिसमें गढ़ा राज्य के जो है किलेदार रहे हैं मुकद्दम राय धर्मा को यहाँ पर इन्होंने बंदी बनाकर जो है यहाँ पर इन्होंने जो इनकी हत्या यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर की गई है। तो ये घटना का विवरण जो है गोरक्षदास के समय में यहाँ पर उपलब्ध होता है गढ़ा राज्य के संदर्भ में। अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पर सुगनदास की अगर बात हम करें तो जो गोरक्षदास रहे हैं उनके जो उत्तराधिकारी के रूप में जो है सुगनदास ने जो है 1480 से 1500 ईस्वी में जो है अपना शासन यहाँ पर संभाला, और इसके इन्होंने जो पैदल सेना का भी संगठन यहाँ पर गठन किया है, जिसमें 60,000 जो है पैदल सैनिक और 500 जो है घुड़सवार भी यहाँ पर इसमें इन्होंने अपनी जो है अपने राज्य में इन्होंने शामिल किए हैं। फिर अगर देखा जाए तो अर्जुनदास की अगर बात हम करें तो अर्जुनदास जो रहे वो सुगनदास के उत्तराधिकारी के रूप में जो है इन्होंने 1500 ईस्वी में जो है अपना यहाँ पर शासन जो है गढ़ा में यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया है। और अर्जुनदास ने जो अपने पुत्र हैं आमनदास या अमनदास जिसको भी कहा जाता है, उसके जो है विद्रोह का भी इन्होंने यहाँ पर सामना यहाँ पर किया था। अब अर्जुनदास के समय जो है कुछ कालक्रम की घटनाएं होती हैं, जिसमें जो शासन इसके उस जब इनका शासन रहा है तब गुरु नानक देव जी जो रहे हैं उनका जो आगमन जो है गढ़ा में हुआ है, और इसका जो उल्लेख होता है वो सूरज प्रकाश जो है इस सिख
धर्म का ग्रंथ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि जो गुरु नानक देव जी जो रहे हैं वे गणा में यहाँ पर आए थे। फिर जो है श्री जैन स्वामी संत भी रहे हैं। तरन तारण जी का भी अभ्युदय जो है इनके शासनकाल में यहाँ पर हुआ है, जो कि बिलहरी में, जो वर्तमान जबलपुर की अगर बात हम करें, जबलपुर में आ गया बिलहरी, यहाँ इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तरन तारण जैन संत इनका। अब हम देखें तो अर्जुन दास के समय जो है उसके पुत्र के द्वारा विद्रोह का क्या कारण यहाँ पर रहा है। तो विद्रोह का जो कारण यहाँ पर रहा है, विद्रोह का कारण को अगर हम देखें तो अर्जुन दास ने क्या किया कि अपने जो है पुत्र को, यानी कि जोगी दास को यहाँ पर शासक नियुक्त करना विद्रोह का जो है प्रमुख यहाँ पर क्या रहा है, प्रमुख यहाँ पर एक कारण रहा है। जिसमें फिर क्या किया था कि जो अर्जुन दास, जो आमन दास ने अपने पिता की यहाँ पर हत्या इसमें कर दी थी। और फिर जो है इसी परिस्थिति में यहाँ पर जो है रीवा नरेश रहे हैं वीर सिंह देव, इन्होंने जो इस परिस्थिति का फायदा उठाकर यहाँ पर जो है आक्रमण किया और इस जो है गढ़ा को अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन जो है कुछ समय के पश्चात आमन दास के द्वारा जो है यहाँ पर माफ़ी मांगने के कारण जो है वीर सिंह देव ने जो है ये वापिस राज्य जो है आमन दास को यहाँ पर शासक इनको नियुक्त कर दिया। और इस घटना का जो उल्लेख आता है, इस घटना का उल्लेख आता है कवि माधव की आती है, कवि माधव रचित एक आती है वीर भानुदय काव्यम में। भानुदय काव्यम में जो है इस घटना का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि जो आमन दास ने जो है वीर सिंह से माफ़ी मांगी थी और जिसके बदले में जो उनको उनका राज्य वापस यहाँ पर जो है अपने पिता की हत्या करने के बाद इनको यहाँ पे इनको दिया गया था। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं गौड़ जो है शासक है अर्जुन दास के पश्चात जितना भी हम कंटिन्यू अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आमन दास। तो आमन दास या जिसको हम संग्राम शाह या संग्राम सिंह भी इसको कहा जाता है, ये जो है अर्जुन दास के पश्चात जो है इसका उत्तराधिकारी ये बना था, गोंड जो है वंशी शासक ये रहा है। और इसका जो कालक्रम है वो 1510 से 1543 जो है ईस्वी के मध्य जो है इसका कालक्रम यहाँ पर इसने शासन कर रहा है। और 1510 से 1500 जो है 13 ईस्वी के मध्य जो है सिंहासन पर ये बैठा था। अगर इसकी उपाधि की अगर बात हम करें तो इसके पश्चात जो इसने उपाधि जो प्राप्त की थी वो कहती महाराजा श्री राजा आमन दास देव की इसने यहाँ पर उपाधि यहाँ पर इसके पश्चात इसने धारण की। और इब्राहिम लोदी का इसने क्या है कि कृपा पात्र बनने के लिए इसने जो है इब्राहिम लोदी के जो है विद्रोही भाई था एक जलाल, उसको इसने क्या 1518 में पकड़वाया। उसके बाद जो है इसको उपाधि जो प्राप्त हुई है वो हुई है संग्राम शाह या संग्राम सिंह। इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो दमोह से प्राप्त सोने के सिक्कों पर अंकित है संग्राम जो है सिंह नाम से उपाधि जो है यहाँ पर मिलती है, जिसका उल्लेख यहाँ पर इसमें दमोह से प्राप्त होता है। इसकी दो पत्नियाँ रही हैं, दो पद्मावती और एक है सुमति। इसका उल्लेख जो होता है एक संस्कृत ग्रंथ आता है रस रत्नमाला में, जिसमें दोनों पत्नियों को उल्लेख यहाँ पर होता है। और पद्मावती से दो संतानें होती हैं, दलपत शाह और रानी जो है दलपत शाह जो है रानी पद्मावती का पुत्र यहाँ पर रहता है, जो आगे जो है उत्तराधिकारी के रूप में जो है यहाँ पर शासन संभालता है। अगर देखा जाए तो आमन दास के जो समकालीन एक रतनपुर के शासक रहे हैं वो है पुरुषोत्तम सहाय। ये कलचुरी जो है शासक हैं और इसका उल्लेख जो हमें मिलता है वो फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता के अनुसार हमें यहाँ पर इसका क्या मिलता है उल्लेख कि रतनपुर में पुरुषोत्तम सहाय का जो है कलचुरी शासक जो रहे उनका जो है आमन दास के समय यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उनका शासक था। फिर अगर देखा जाए तो संग्राम शाह जो उपाधि इनको मिलती है, गुजरात के शासक रहे बहादुर शाह, उनको जो है रायसेन विजय में जो है आमन दास के द्वारा जो है यहाँ पर सहायता दी थी, इसलिए उसको जो संग्राम शाह की उपाधि जो है गुजरात के शासक बहादुर शाह ने यहाँ पर इसको दी है। फिर अगर देखा जाए तो 1510 से 1513 के मध्य में इनका जो शासन रहा है, इसका जो हमें प्रमाण मिलता है, इसका जो हमें प्रमाण यानी कि ढर्रका करके स्थान आता है जो कि दमोह में होता है, दमोह। तो यहाँ से प्राप्त जो है दो
लेखों से मिलता है, 2 सती लेखों से यहाँ पर 2 सती लेखों से हमें यहाँ पर जो है ये क्या है कि जानकारी मिलती है कि इसका मध्य का ये शासन रहा है। तो फ्रेंड्स ये है आमनदास, और आमनदास से जो रिलेटेड जो पृष्ठभूमि किस प्रकार से जो है शासन यहाँ पे संचालन या शासन इन्होंने संभाला है, उसके बाद जो है इनकी कौन कौन सी उपाधि रही हैं उनको हमने डिस्कस किया है। अब जो हम देखेंगे इनकी उपलब्धियाँ, कौन सी राजनीतिक इनकी उपलब्धियाँ रही हैं और साहित्य में इनका क्या क्या स्थान रहा है। अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं आमनदास या संग्राम जो है शाह की जो है इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं। तो इनकी उपलब्धि की अगर बात हम करें सबसे पहले तो इनकी रही है एक राजनीतिक उपलब्धि या राजनीतिक जो है इनका जो है योगदान की अगर बात हम करें तो इसने क्या कि सफल जो है राजनीतिक या कूटनीतिज्ञ रहा है, शासक रहा है, और इसने गौंड वंश की जो है भौगोलिक सीमाओं का यहाँ पर क्या किया है, विस्तार यहाँ पर इसने किया है। और साथ साथ अगर देखा जाए तो दिल्ली शासक जो है इब्राहिम लोदी का जो है ये क्या है कि कृपा पात्र ये बना था। किसे बना था इसने, जो है इसके इब्राहिम लोदी के भाई को जलाल को जो है 1518 में जो है इसने क्या है कि उनको पकड़वाया था, जो विद्रोही था। और इसने क्या है कि एक तरीके से राज्य को अपने सुरक्षित रखा, किसे, दिल्ली सल्तनत से। साथ साथ अगर देखा जाए तो गुजरात के जो शासक हैं बहादुर शाह को इसने जो है रायसेन विजय में यहाँ पर विजय में यहाँ पर सहायता जो है प्रदान की थी। फिर अगर देखा जाए तो बघेल शासक रहे वीर सिंह देव के साथ इसने मित्रवत संबंध स्थापित किए, ये इसके जो है एक राजनीतिक उपलब्धि में आता है। फिर अगर देखा जाए तो चंदेलों से जो है इसने वैवाहिक संबंध जो है यहाँ पर स्थापित किए थे, यानी कि पद्मावती से इसका विवाह यहाँ पर हुआ था, है ना, चंदेल शासिका थी वो। फिर अगर देखा जाए तो स्थापत्य की अगर हम बात करें, स्थापत्य में इसके योगदान को अगर देखा जाए तो इसने क्या है कि किलों का यानी कि दुर्गों का इसने निर्माण करवाया है। अपने एक सफल जो है स्थापत्य में इसका एक योगदान रहा है। राज्य की सुरक्षा हेतु दुर्गों का निर्माण करवाना, जैसे अगर देखा जाए तो चौरागढ़ जो दुर्ग है नरसिंहपुर जिले में आता है, वहाँ पर निर्माण करवाया। सिंगौरगढ़ किले के निकट इसने एक संग्रामपुर जो है एक बसाया था, जो कि दमोह के पास में आता है, संग्रामपुर दमोह। फिर गढ़ा के निकट जो इसने मदन महल का निर्माण करवाया, और संग्राम सागर के निकट ही उसके जो किनारे पर बाजना मठ का इसने क्या है निर्माण करवाया है। अब ये बाजना मठ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 1520 में संग्राम शाह के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। और ये बटुक भैरव जो है को समर्पित होता है, यानी कि भैरव देवता को समर्पित हुए हैं। और एक तांत्रिक जो है ये क्या होता है, एक मठ होता है, मंदिर होता है ना, क्या होता है, बाजना मठ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 2 नंबर के हिसाब से, है ना। तो ये है संग्राम सिंह की जो है स्थापत्य में क्या क्या इनका योगदान रहा है, कौन कौन से जो है मेन जो पॉइंट होते हैं हमारे मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो राजनीतिक जो उपलब्धियाँ रही हैं वो ये सारी हैं सफल कूटनीतिज्ञ, दिल्ली सल्तनत से मित्रवत, यूँ कहें कि राज्य को सुरक्षित यहाँ पर रखना। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं अमरदास के जो है उपलब्धि में राज्य विस्तार और इनका जो है इनकी मुद्राएं लिपि और जो है इनका जो है राजकीय चिन्ह क्या रहा है। तो राजकीय चिन्ह की अगर बात हम करें तो हाथी दबोचे हुए सिंह वाला जो शेर इनका एक राजकीय चिन्ह रहा है। और राज्य विस्तार में अगर देखा जाए तो संग्राम सागे जो है हमें 52 गढ़ों का जो है यहाँ पर वर्णन जो होता है, यूँ कहें कि एक तो आता है हमें रामनगर शिलालेख और एक आता है गणेश मंडप वर्णम। इसमें जो हमें यहाँ पर मिलता है कि 52 गढ़ थे। और गढ़ जो होती है वो होती है प्रादेशिक इकाई होती है, जो कि वर्तमान में जैसे हम देखें तो हमारी जो तहसील होती है वही उस वक्त जो है गढ़ थी। फिर अगर देखा जाए तो राज्य विस्तार में जो है उत्तर से दक्षिण का इनका जो विस्तार आता है वो आता है लगभग 390 किलोमीटर, जो कि पन्ना से जो है देखा जाए तो चांदा यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र तक इनका उत्तर से दक्षिण जो है इनका राज्य का विस्तार रहा है। पूर्व से पश्चिम जो है लगभग 475 किलोमीटर इनका राज्य का विस्तार यहाँ पर हमें मिलता है। और जो अगर देखा जाए जो कि मकड़ाई यानी कि हरदा से जो अगर बिलासपुर यानी कि वर्तमान जो छत्तीसगढ़ तक इनका जो पश्चिम से पूर्व इनका राज्य का यहाँ पर विस्तार था। फिर अगर देखा जाए इनकी अगर मुद्राओं की अगर बात हम करें तो इनकी मुद्राएं जो होती हैं आर्थिक समृद्धि को जो यहाँ पर यूँ कहें कि प्रदर्शित करती हैं, या आर्थिक समृद्धि का जो है यूँ कहें कि घोतक है। देखा जाए तो सोने, चांदी और पीतल और चांदी की जो इनकी मुद्राएं रही हैं, जिस पर अगर देखा जाए तो सोने की जो इनकी मुद्राएं रही हैं जिस पर पंजा उठाता हुआ सिंह और चांदी के जो है सिक्कों पर खड़े हुए सिंह का यहाँ पर अंकन मिलता है। और सोने के सिक्कों पर जो है एक अंकन मिलता है पुलत्स्य वंशी जो है यहाँ पर हमें मिलता है। इनकी जो लिपि रही है वो देवनागरी और तेलुगु रही है। तेलुगु से जो है इनके दक्षिण भारत यानी कि गोदावरी नदी के जो आसपास के जो तट हैं वहाँ पर इनके जो संबंध इनके पूर्वजों का जो है यहाँ पर जो एक तरीके से देखा जाए तो संबंध यहाँ पर मिलता है। तो यही इनके अमरदास के जो है यहाँ का राज्य विस्तार और उनकी लिपि और मुद्राएं।
अब देख रहे हैं इनकी जो है अमरदास या संग्राम शाह का साहित्य में क्या योगदान रहा है। तो साहित्य में योगदान की अगर बात हम करें तो साहित्य व संस्कृति का जो है ये संरक्षक रहा है। साथ साथ जो है इसने इसका एक लिखित ग्रंथ हमें मिलता है, वो है रस रत्नमाला, जिसमें जो है 233 इसमें श्लोक होते हैं और इसमें जो है राजनीति व जो यूँ कहें कि साहित्यिक जो तत्वों का यहाँ पर क्या किया गया है, समावेशन यहाँ पर किया गया है। और इस जो है इसके समय में जो है 3 प्राचीन जो है ग्रंथकारों की हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। एक मनु और भरत एवं शुक्र की यहाँ पर जो है जानकारी मिलती है। साथ साथ अगर देखा जाए तो इसने जो है दर्शन, विद्या और संस्कृति के जो है संरक्षक विद्वानों को जो है गढ़ मिथिला से यहाँ पर आमंत्रित यहाँ पर इसने किया है। और अगर देखा जाए तो उसके जो एक उल्लेखनीय नाम आता है वो होता है दामोदर ठाकुर का नाम यहाँ पर उल्लेखनीय आता है इनके साहित्य संरक्षक जो विद्वानों को संरक्षण देने में। जिसमें देखा जाए तो जो इनके जो निबंध संग्रह हैं दामोदर ठाकुर के वो हैं संग्रामशाही, विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय जो है इनके निबंध संग्रह रहे हैं। और इन जो है निबंध संग्रह में जो हमें जानकारी मिलती है वो है कर्मकांड संबंधी जो यहाँ पर क्या है कि यूँ कहें कर्मकांड संबंधी तत्वों का यहाँ पर इसमें इन निबंध संग्रह में जो है यहाँ पर समावेशन किया गया है। तो यही अमरदास के जो है साहित्य में इनके प्रमुख योगदान। अब जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट वो है अमरदास का जो उत्तराधिकारी है वो दलपत शाह की अगर बात हम करें, दलपत शाह जो है अमरदास का पुत्र था, यानी कि जो अमरदास के 2 जो संतानें थे, तो चंद्र शाह और दलपत शाह। तो दलपत शाह यहाँ पर उत्तराधिकारी के रूप में जो है 1543 में यहाँ पर क्या है कि सिंहासन राज सिंहासन पर बैठता है, या जो है गढ़ा वंश के शासक के रूप में यहाँ पर ये शासन संभालता है। इसका जो शासन काल रहे 1543 से 1550 के जो है तक इनका शासन काल रहा है। इसकी जो उपाधि रही राज सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात श्री महाराजा धीराज श्री राजा की इसने उपाधि प्राप्त की है, जिसका उल्लेख जो होता है वो जबलपुर से प्राप्त जो है ताम्रपत्रा जो अभिलेख होता है उससे यहाँ पर मिलता है। फिर अगर देखा जाए तो इसने जो है अपने शासन सत्ता संभालते हैं इसने जो राजधानी है गढ़ा से सिंगोरगढ़ दुर्ग में यहाँ पर स्थानांतरित यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर की गई, जिसका उल्लेख जो होता है गणेश नृप वर्णम जो है एक श्लोक संग्रह आता है जिसमें यहाँ पर वर्णन किया गया है, यहाँ से इसका उल्लेख मिलता है। उसके दयावान और चरित्र का जो है यहाँ पर इसी में यहाँ पर वर्णन भी किया गया है। फिर अगर देखा जाए तो अबुल फजल के अनुसार अगर देखा जाए तो शासन के जैसे इसने सत्ता जो है 7वें वर्ष में ये पहुंचा तो 1550 में जो है इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब दलपत शाह की राजनीतिक अगर कुशलता की अगर बात हम करें तो राजनीतिक अगर देखा जाए तो बघेल शासक जो है रामचंद्र के साथ में इसने जो है मित्रवत संबंध यहाँ पर स्थापित किए। चंद्रों के साथ जो है इसने वैचारिक जो समस्या का जो है योग है कि संबंध यहाँ पर रखा। और राजगुण जो है श्यामचंद्र को यहाँ पर पंडरिया की जो है जमींदारी यहाँ पर इसने यहाँ पर इनको प्रदान की। और आधार कायस्थ को जो है प्रधानमंत्री इसके द्वारा यहाँ पर इसके जो है राज्य में यहाँ पर इसको नियुक्ति यहाँ पर किया गया है। तो इसके राजनीतिक जो है कुशलता की यहाँ पर एक जो है जानकारी मिलती है। फिर अगर देखा जाए तो इसका साहित्य की अगर बात हम करें तो साहित्य व कला का एक संरक्षक रहा है, जिसने जो है अपने दरबार में जो है विभिन्न विद्वानों को जो इसने क्या है कि संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया है। जिससे अगर देखा जाए तो महेश ठाकुर की अगर बात हम करें जिन्हें जो है रानी पद्मावती ने जो है विष्णुपुर एक ग्राम जो है यहाँ पर इनको दान में मिला था महेश ठाकुर को रानी पद्मावती के द्वारा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं आलोक दर्पण एवं तत्व जो है चिंतामणि इनकी प्रमुख जो है महेश ठाकुर की रचनाएं रही हैं, जो कि इससे ये साबित होता है कि जो दलपत शाह है वो विद्वानों को संरक्षण प्रदान करता था और कला का जो है एक प्रेमी रहा है। अब दलपत शाह के समय एक दरबारी कवि रहे, वो है जो है केशव लोकाक्षी। अगर देखा जाए तो एक काव्य मीमांसा और जो है न्याय धर्मशास्त्र के जो है ज्ञाता रहे हैं। और इनकी जो रचनाएं आती हैं नरसिंह चंप और मीमांसार्थ प्रकाश और न्याय चंद्रिका और जो अंत्येष्टि पद्धति जो है इनकी प्रमुख रचनाएं होती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि केशव जो है लोकाक्षी, डायरेक्ट आपसे पूछते हैं केशव लोकाक्षी जो है ये क्या है, या फिर जो नरसिंह चंप क्या है, या फिर मीमांसार्थक प्रकाश क्या है, न्याय चंद्रिका क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी रचनाएं होती हैं और किसके शासनकाल में जो रहे हैं दरबारी कवि। अब अगर देखें तो ये दलपत शाह जो है कईयों कहें कि साहित्य के और कला के संरक्षक रहे हैं और विभिन्न विद्वानों को इन्होंने दरबार में जो है क्या किया, इन्होंने इनको जो है संरक्षण प्रदान किया है। साहित्य के जितने भी कला प्रेमी रहे हैं उनको, और जैसे विद्वान रहे महेश ठाकुर रहे उनको इन्होंने क्या है कि अपनी दरबार में जो है संरक्षण प्रदान किया है। और कपूर बाबा करके जो रहे हैं संत रहे मुस्लिम, उनको भी इन्होंने जो है एक समान रूप से जो है यहाँ पर दान यहाँ पर दिया है।
अब हम देख रहे हैं गड़ा जो है इनके गोंड वंश में रानी दुर्गावती का क्या इसमें योगदान है। तो रानी दुर्गावती की अगर बात हम करें तो इनका जो है किस परिस्थिति में जो है गोंड वंश की सत्ता को यहाँ पर इन्होंने संभाला है अगर देखा जाए तो दलपत शाह की जो है मृत्यु के पश्चात जो है इनका एक अल्पवयस्क पुत्र था, वो है वीर नारायण देव, जिसकी आयु कम थी, जिस कारण जो है उत्तराधिकारी को लेकर जो है एक राजनीतिक अस्थिरता थी। इसलिए इस परिस्थिति में इन्होंने जो है यहाँ पर जो है वास्तविक सत्ता इन्होंने संभाली और 1553 में इन्होंने जो राजधानी है सिंगूरगढ़ से जो है चौरागढ़ किला यहाँ पर इन्होंने स्थानांतरित यहाँ पर की है। और ये जो चौरागढ़ जो है इनकी राजधानी रही है, ये तकरीबन अगर देखा जाए तो 1634 तक ये गढ़ा राज्य की राजधानी यहाँ पर रहा है। और रानी दुर्गावती जो थी वह मुगल शासक अकबर के समकालीन रही हैं। इनके संघर्ष की अगर बात हम करें तो इनका संघर्ष जो है मालवा के शासक बाज बहादुर के साथ भी होता है। और इन दो आक्रमण जो हैं बाज बहादुर के द्वारा जो है किए गए थे। प्रथम आक्रमण जो है अगर देखा जाए 1556 में जो है यहाँ पर आक्रमण हुआ है और सुजात खां के जो पुत्र और मालवा शासक जो हैं बाज बहादुर ने यहाँ पर आक्रमण किए, जिसमें प्रथम आक्रमण फतेह खां मारा गया और जो बाज बहादुर हैं वो यहाँ से सारंगपुर जो यहाँ से चला जाता है। फिर द्वितीय आक्रमण में स्वयं जो है बाज बहादुर ने यहाँ पर गढ़ा पर किया है, जिसका परिणाम यह रहा है कि जो है बाज बहादुर यहाँ पर पराजित होता है और इसको भारी अपार क्षति होती है। उसके पश्चात जो है इसने यहाँ पर जो गढ़ा पर जो है आक्रमण करने का इसका जो उद्देश्य था वो यहाँ पर असफल हो जाता है। तो रानी दुर्गावती के मुगलों के जो है संघर्ष में अगर देखा जाए तो 1562 ईस्वी में जो है अकबर के जब राज्य आरोहण के समय के पश्चात जो है 1564 में जो है यूँ देखा जाए तो आसफ खां को गढ़ा का जो है यहाँ पर सूबेदार नियुक्त किया था, जिसने जो है यूँ कहें कि गढ़ा पर आक्रमण की एक योजना बनाई। उसमें अगर देखा जाए तो उसने जो अपने इक्तेदार रहे हैं उनको नियुक्त किए इस जो है कार्य में। और 1564 में उसने दमोह पर जो है सर्वप्रथम यहाँ पर आक्रमण किया। उस वक्त जो है परिस्थिति युद्ध के अनुकूल न होने के कारण जो है रानी जो है दुर्गावती नरे चली गई, जहाँ पर जो है आसफ खां के एक जो है यूँ देखा जाए कि इक़्तिदार रहे हैं नाजिर मोहम्मद, जिसने यहाँ पर आक्रमण किया। और इसमें जो है रानी के जो है यूँ कहें कि फौजदार रहे हैं अर्जुनदास बेस यहाँ पर शहीद हो गए। उसके बाद जो है आसफ खां के द्वारा ही यहाँ पर दूसरा आक्रमण जो है यहाँ पर किया गया है। मुगल संघर्ष द्वितीय आक्रमण में अगर देखा जाए तो आसफ खां के द्वारा जो है यहाँ पर द्वितीय आक्रमण किया गया था, जिसमें जो है रानी के जो तोपची रहे हैं शम्स खां व मुबारक जो है बिलुच यहाँ पर दोनों शहीद हुए हैं। और साथ साथ जो है रानी और जो है इनके महावत जो रहे हैं वो आधार से बकीला, इन दोनों ने ही जो है सरमन हाथी पर सवार होकर जो यहाँ पर युद्ध लड़ा। और युद्ध भूमि में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि जो है रानी ने स्वयं की कटार से जो है अपने प्राणों की आहुति देकर जो अपनी राजधानी चौरागढ़ को यहाँ पर सुरक्षित रखा। और 24 जून 1564 को जो है रानी दुर्गावती जो है यहाँ पर वीर गति को यहाँ पर प्राप्त होती है। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं गोंड यानी कि गढ़ा राजवंश की जो है प्रशासनिक अगर देखा जाए तो क्या व्यवस्था थी। इनके केंद्रीय जो है प्रशासन के बारे में हमें कोई विस्तृत जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन जो इनके जो राजा रहे हैं उनके द्वारा जो आदेश पारित होते थे उनमें विभिन्न पदाधिकारी को यहाँ पर विवरण मिलता है इस वंश में। जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो आते हैं वो यहाँ पे आते हैं दीवान जो रहे वो राजस्व एवं वित्त प्रभारी जो है वो दीवान रहते थे, जिसमें हमें हृदय शाह के समय जो है कस्तूर साहनी का विवरण यहाँ पे मिलता है। नरेंद्र शाह के समय हमें खिजर खां एवं जो राव खांडेराव इनके जो क्या रहे हैं ये दीवान रहे इन शासक के समय। फिर आता है इनका भंडागारिक आता है जो कि राजकोष का प्रबंधक होता है, जिसका विवरण जो है हमें मिलता है। तो विशंभर ओझा जो है इनका जो भंडागारिक रहा है जो कि हृदय शाह के समय जो है ये रहा था। और फौजदार के रूप में जो मैं सेना का जो मुख्य अधिकारी होता था वो फौजदार कहलाता था, जो कि रानी दुर्गावती के समय जो है अर्जुन दास बेस जो है इनका मुख्य जो है सेना का अधिकारी था। फिर अगर देखा जाए तो सेना के रूप में इनके हस्ती सेना, घुड़सवार और पैदल सेना का भी यहाँ पर विवरण यहाँ पर इनमें मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, अब आते हैं गोंड वंश के जो है स्थापत्य कला की अगर बात हम करें तो गोंड जो है काल में जो वास्तु जो स्थापत्य कला की अगर देखा जाए तो ये जो प्रतिभा है ये संग्राम शाह के समय यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से उभरी है। अगर इनकी जो गोंड कला स्थापत्य कला में जो आती हैं दुर्ग, मठ, मंदिर, तालाब, बावड़ियाँ आदि जो हैं इसमें ये स्थापत्य कला में आती हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो संग्राम शाह करके एक तालाब था
जिसके जो है निर्माता संग्राम शाह रहे हैं और ये जबलपुर में स्थित है संग्राम सागर। और इसके निर्माण का ये उद्देश्य है कि इसमें जो सिंचाई प्रयोजन है तो इसके निर्माण का ये उद्देश्य रहा है। और इसकी जो संरचना होती है प्राचीन वास्तु के अनुरूप जो इसकी संरचना यहाँ पर निर्मित की गई है। विशेष तथ्य में ये देखा जाए तो इसके एक और जो है बाजना मठ जो है यहाँ पर स्थित है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। फिर एक आता है आम खास महल, वो भी यहाँ पर स्थित होता है। तो यही संग्राम सागर जो है यहाँ पर इन्होंने जो है संग्राम शाह के द्वारा जो है यहाँ पर तालाब निर्मित किया गया था। गुणकालीन स्थापत्य कला में अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं तालाब में सेकंड जो आता है रानीताल। तो रानीताल की अगर बात हम करें, ये जो जबलपुर में स्थित होता है और इसका निर्माण जो है रानी दुर्गावती के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था। फिर आता है देवताल। देवताल की अगर बात हम करें तो गोंडकाल में जो है इसे विष्णुताल के नाम से प्रसिद्ध था और राधा वल्लभ जो संप्रदाय हैं उसकी एक गतिविधियों का एक केंद्र भी यहाँ पे रहा है। एक फिर जो है गंगा सागर जो है ताल आता है, जिसकी जो स्थापना या अवस्थित जो स्थित होता है जो गढ़ा क्षेत्र में स्थित है और इसका निर्माण जो है राजा हृदय शाह के द्वारा यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। तो गोंडकालीन स्थापत्य कला में जो है ये विभिन्न प्रकार के जो है तालाब है और तालाब के जो निर्माण करता होते हैं। अब जो हम देखेंगे यहाँ पर जो है मठ है, मंदिर जो है क्या होते हैं। गोंडकालीन जो है मठ की अगर बात हम करें, जिसमें आता है प्रमुख आता है बाजना मठ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। ये यूँ कहेंगे प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होता है बाजना मठ। ये जो स्थित होता है जबलपुर के पास जो है मदन महल के पास में स्थित होता है और इसका निर्माण जो है संग्राम शाह के द्वारा 1520 में जो है यहाँ पर बटुक भैरव मंदिर के रूप में यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था। क्योंकि संग्राम शाह जो रहे हैं वो बटुक भैरव के जो है काफ़ी उनकी पूजा करते थे, उनके जो आराध्य रहे हैं वो बटुक भैरव उनके आराध्य रहे हैं संग्राम शाह के। और ये जो है बटुक भैरव देवता को समर्पित होता है और ये तांत्रिक जो है क्रिया से संबंधित एक मंदिर होता है बाजना मठ। फिर अगर देखा जाए तो फिर आता है पचमठा। तो पच जो है मठा की अगर बात हम करें, जबलपुर में स्थित होता है और यहाँ पर 13 जो है शिवालय होते हैं। साथ साथ देखा जाए तो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित होता है। रानी दुर्गावती के समय जो है उनका जब शासन रहा था तब ये काफ़ी अस्तित्व में आया था, है ना। तो ये है बाजना मठ और पंचमठा मठ। ये भी जो है प्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मेंस के लिए भी है। 2 नंबर में यहाँ पे पूछा जा सकता है। 7 नंबर में भी यहाँ पर गोंडकालीन स्थापत्य कला की चर्चा कीजिए या टिप्पणी लिखिए, इस संबंध में भी पूछा जा सकता है। अब जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे गोंडकालीन जो है दुर्ग या किले की संरचना को समझाइए। अब जो यहाँ पे देख रहे हैं गोंडकालीन दुर्ग की अगर बात हम करें तो दुर्ग जो है यूँ कहें कि जो किले की जो स्थापना होती है वह सुरक्षा की दृष्टि से जो राज्य विस्तार को लेकर जब यहाँ पर की जाती है। और जो है संग्राम शाह के समय जो है यहाँ पर 52 गढ़ों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। गोंडकाल में जो 52 गढ़ यहाँ पर थे और जिसमें अगर देखा जाए सर्वप्रथम जो गढ़ आता है वो आता है मदन महल या गढ़ा, जो कि मदन महल किला की अगर बात हम करें, ये जो जबलपुर में स्थित होता है। इसका निर्माण जो है मदन शाह के द्वारा 1100 जो है 16 में यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था। और विशेष ये होता है कि बिना किसी नींव पर क्या होता है कि यह जो है किला निर्मित करवाया गया है, यानी कि मदन महल किला। फिर आता है सिंगोरगढ़ दुर्ग की अगर बात हम करेंगे, दमोह जिले में स्थित होता है। इसका निर्माण जो है संग्राम शाह के द्वारा कराया गया था। और ये संग्राम शाह के जो 52 गढ़ रहे, विजित जो रहे, जिसको इन्होंने जो जीता है, उनमें से एक प्रमुख जो सिंगोरगढ़ दुर्ग भी यहाँ पर आता है। फिर अगर देखा जाए तो चौरागढ़ दुर्ग की अगर बात हम करें, जो ये नरसीपुर के जो है सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला में स्थित होता है। इसका निर्माण जो संग्राम शाह के द्वारा कराया गया था। और विशेष होता है कि चौरागढ़ में एक होते हैं बुंदेला कोटा, जो कि बुंदेला जो चौरागढ़ जो दुर्ग है उसके दक्षिणी पहाड़ी पर स्थित है बुंदेला कोटा, जो कि बुंदेला आक्रमण का एक स्मारक यह रहा है। फिर आता है रामनगर दुर्ग, यानी कि जो मंडला में स्थित होता है। इसका निर्माण जो है हृदय शाह ने यहाँ पर करवाया गया था। और हृदय शाह के द्वारा जो है 3 जो है महल का निर्माण करवाया गया था, राव भगत की कोठी, रानी महल। और अगर देखा जाए तो एक आता है यहाँ पर एक जो है मोती महल का निर्माण भी जो है यहाँ पर किसके द्वारा, जो है हृदय शाह के द्वारा यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। तो गोंडकालीन जो है दुर्ग की जो है अंतिम कड़ी में अगर देखा जाए तो मोती महल की अगर बात हम करें तो मोती महल जो होता है ये मंडला में स्थित होता है। इसका निर्माण जो है हृदय शाह के द्वारा करवाया गया था। और मोती महल का जो निर्माण है इसके विशेष तथ्य की अगर बात हम करें, इसको मोती महल और राजा महल इन दोनों के रूप में ये प्रसिद्ध होता है। फिर आता बेगम महल, जिसमें इसको बघेलन महल भी कहा जाता है, जिसमें जो हृदय शाह ने जो है इनकी उपपत्नी रही है जो है चिमनी बेगम, उनके रहने के लिए जो 1634 जो है 1678 के मध्य में इसका निर्माण करवाया था। फिर आता है मंडला दुर्ग, जो कि मंडला में स्थित होता है नर्मदा नदी के किनारे। और
फिर आता है राय महल या राव भगत की कोठी। ये जो है रामनगर मंडला जिले में स्थित होता है और देशाई इसके निर्माण जो निर्माता रहे हैं। और विशेष अगर देखा जाए तो इस किले के जो है चौखट पर या प्रवेश द्वार पर जो है संगमरमर का होना ही जो मुगल स्थापत्य कला का जो है ये यूँ कहें कि स्थापत्य कला को ये प्रकट करती है।